नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सरकारी जांच एजेंसियों के कामकाज की रिपोर्ट मान ली जाए तो भारतीय जांच व्यवस्था की जर्जर हालत नजर आती है। सीबीआई, प्रत्यर्पण निदेशालय यानी ईडी और पुलिस, चीफ जस्टिस की इन टिप्पणियों से पहले से आप जानते हैं कि पुलिस और ये जांच एजेंसियां किसी बेकसूर को फंसाने और फंसे हुए कसूरवार को बचाने के खेल में कितनी आगे हैं। इन सब के पीछे राजनीतिक प्रभाव के अलावा करोड़ों रुपए के कारोबार का भी प्रभाव है और इन दिनों एक नया प्रभाव जुड़ गया है, धार्मिक प्रभाव। धर्म के नाम पर थाने को घेर लेना नया चलन हो गया है, जिसका असर एफआईआर में लगने वाली धाराओं में भी साफ साफ देखा जा सकता है। सरकार में बैठे राजनेता पुलिस के जरिए किसी को फंसाने का खेल खेलते हैं तो पुलिस खुद से भी दूसरों को फंसाने के काम में लगी रहती है। आतंक के मामलों में तो यह खेल ही हो गया है। कई ऐसे मामले पेश किए जा सकते हैं जिसमें पुलिस ने असली आतंकवादी को कभी नहीं पकड़ा, लेकिन तरह तरह की थ्योरी की सप्लाई कर मीडिया के जरिए किसी बेकसूर को आतंकवादी बना दिया। 26 अगस्त के प्राइम टाइम में हमने जोशी जोसेफ की किताब द साइलेंट कू का जिक्र किया था। इस किताब में जोशी बता रहे हैं कि देश भर में फैले गैर सैनिक तंत्र के भीतर किस तरह की क्रूरता हो रही है। अपने पॉलिटिकल मास्टर और मीडिया को खुश करने के लिए कितनी आसानी से किसी बेगुनाह को आतंकवादी बताकर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। इस किताब में कई पुलिस अफसरों के नाम हैं जिन्हें मीडिया अक्सर जेंटलमैन और सुपर कॉप की उपाधि से आपके बीच में हीरो बनाता है। मीडिया के ये हीरो अफसर किसी बेकसूर को टॉर्चर देने के मामले में हर डिग्री से ऊपर हैं। भारत पुस्तक भंडार से हिंदी में छपी बाइज्जत बरी नाम की किताब में पत्रकार मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्लाह खान ने मोहम्मद हुसैन फाजली, रहमाना यूसुफ फारूकी, सैयद वासिफ हैदर, मुमताज अहमद, अब्दुल मुबिन की कहानियों को दर्ज किया है, जिन्हें पुलिस ने यातनाएं दी, मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आतंकवादी बता दिया और फिर इनके और इनके परिवार के शरीर और जहन पर गहरे दाग छोड़ दिए। जोशी जोसेफ की किताब इन्हीं सब प्रसंगों के हवाले से बता रही है कि कैसे सुपर कॉप और जेंटलमैन कॉप कहे जाने वाले अफसर आराम से अपनी जिंदगी में ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा करने में कोई अपराध बोध नहीं होता, जबकि बेकसूर होकर भी लोग अपराधी की तरह पूरी जिंदगी अपराध बोध में जीते हैं। फारोस प्रकाशन से छपी राजीव यादव और शाहनवाज आलम की यह किताब ऑपरेशन अक्षरधाम का एक एक पन्ना सेहरा देता है। झूठे आरोप में किसी को 11 साल जेल में बिताना पड़ता है। स्पीकिंग टाइगर से छपी फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट में मोहम्मद आमिर खान ने पूरा किस्सा बयां किया है कि कैसे 14 साल लग गए बेगुनाह साबित करने में, जिसे मीडिया और पुलिस ने पहले ही दिन आतंकवादी बता दिया था। यह किताब अंग्रेजी में है, लेकिन पुलिस की यातना आप किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। मनीषा सेठी की किताब है काफका लैंड, प्रेजुडिस, लॉ एंड काउंटर टेररिज्म इन इंडिया। अब्दुल वाहिद शेख की किताब बेगुनाह कैदी आप पढ़ सकते हैं। वे खुद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी बनाए गए थे और कई साल जेल में रहने के बाद बेगुनाह साबित हुए। अब वे बाकी आरोपियों के पक्ष में अभियान करते हैं अपने किताब और यूट्यूब चैनल के जरिए। इनके चैनल का नाम है एक्विट अंडर ट्रायल। यह पता चलेगा कि आतंकवाद के नाम पर असली आतंकवादी की जगह आम बेकसूर लोग पकड़े गए और उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। हिंदी प्रदेश के युवाओं और खासकर रिटायर्ड लोगों के दिमाग में आतंक के नाम पर हिंदू मुस्लिम डिबेट का भूसा भर दिया गया है। इन किताबों का जिक्र इसलिए किया ताकि आप खुद पढ़ें, अपने परिचित पुलिस अफसर को पढ़ने के लिए तोहफे में दें। अगर पुलिस अफसरों के बच्चे आपके दोस्त हैं तो उन दोस्तों को पढ़ने के लिए दीजिए। अगर पुलिस अफसर के बच्चे यह किताब पढ़ें तो अपने सुपर कॉप डैड, बाबूजी नहीं, सुपर कॉप डैड से जरूर पूछें कि आपने अपने करियर में कितनों को फंसाया है, कितनों को टॉर्चर किया है। ये एक या दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पूरा पैटर्न है और इसके शिकार आतंक के नाम पर मुसलमान ही नहीं, तमाम आम नागरिक हैं जिन्हें आप हिंदू, दलित, सवर्ण, पिछड़ा और आदिवासी कहते हैं। कोई नहीं बचा है, सिर्फ वही बचा है जो वर्दी में है और जिसने ये काम किया है। किताबों का जिक्र इसलिए भी किया कि पुलिस की यातना और दुस्साहस को आप 1-2 लाइन की टिप्पणी से नहीं जान सकते।
पढ़ना पड़ेगा और जानने के लिए मेहनत करनी होगी। तभी आप समझ सकेंगे कि सिनेमा जिस पुलिस अफसर की बुरी कल्पना को गढ़ता है, असली पुलिस के ये कारनामे उस बुरी कल्पना से भी बदतर हैं। फिल्मों में पुलिस का किरदार जिसे आतंकवादी समझकर पकड़ रहा होता है, असली जीवन में पुलिस को असली आतंकवादी की भनक तक नहीं होती और किसी बेकसूर को आतंकवादी बताकर एनकाउंटर कर रहा होता है। जोशी जोसेफ, मनीषा भल्ला, अलीमुल्ला खान की किताबें यही सवाल उठाती हैं। जिन पुलिस अफसरों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें प्रमोशन मिल जाता है। यह खेल धर्म के नाम से निकलकर जाति की सुरंग में भी खेला जाता है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन कांड को भुला दिया गया, मामूली बात थी। मोबाइल फोन बेचने वाले जयराज की इंस्पेक्टर बालाकृष्णन से बहस हो गई। बालाकृष्णन और उसके साथी 58 साल के जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को उल्टा कर, नंगा कर मारने लग जाते हैं। थाने में रात भर मारते हैं। 3 दिनों के बाद बेटे और बाप की मौत हो जाती है। हमने पूरी कहानी का 1% से भी कम बताया है। 29 जून 2020 के प्राइम टाइम में आप पूरी घटना के बारे में जान सकते हैं। YouTube पर मौजूद है। जब आप सिस्टम को एक नागरिक की नजर से देखेंगे, झांक कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि यह कितना भयावह है। हर जाति धर्म के आम लोगों को एक और तरीके से टॉर्चर करती है, प्रभावशाली को बचाने में लग जाती है और उनके बदले आम आदमी को डराने लग जाती है। इसी यातना से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बलात्कार की एक पीड़िता और उसके साथी ने खुद को जला लिया। यह वो टॉर्चर है जिसकी गिनती नहीं होती है। केवल न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और टॉर्चर की गिनती होती है, बाहर की नहीं। इसी मॉनसून सत्र में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने लोकसभा में सवाल पूछा कि क्या पुलिस कस्टडी में मौत और प्रताड़ना में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 3 अगस्त 2021 को जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारत के अलग अलग हिस्सों में 348 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है और 1189 लोगों के साथ पुलिस हिरासत के दौरान प्रताड़ना हुई है, टॉर्चर। बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा के सवाल के जवाब में 27 जुलाई को गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में न्यायिक हिरासत में 5221 मौतें हुई हैं। न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या 5000 से अधिक है। जवाबदेही को लेकर पुलिस के भीतर पारदर्शी व्यवस्था नहीं बन पाई। ऊपर से आदेश आता है तो दंगों का मुकदमा हो जाता है, ऊपर से आदेश आता है तो मुकदमा वापस हो जाता है। बड़े पुलिस अफसर बच जाते हैं, सजा होती भी है तो निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में सिपाही को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि हिरासत में हिंसा, यातना और मौत किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता के विषय होने चाहिए। ट्विटर से वीडियो क्लिप लेकर यूएपीए की धाराएं लगाई जा रही हैं। 2016 से 19 के बीच यूएपीए के 2% मामलों में ही सजा हुई, जबकि 2019 में यूएपीए के तहत 1948 लोग गिरफ्तार किए गए। 2015 से 19 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तारियों में 73% की वृद्धि हुई, सजा 2% मामलों में भी नहीं हुई। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के माहौल के अनुसार एफआईआर हो रही है। जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने साफ साफ कहा कि मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए देशद्रोह की धारा 124A का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद भी इन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होने की खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक दूसरे को फंसाने के लिए इस धारा का इस्तेमाल हो रहा है। यह हमारी पुलिस और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और उनका स्तर है। 25 अगस्त को चीफ जस्टिस ने ईडी और सीबीआई को भी नहीं बख्शा। कोर्ट ने इन एजेंसियों से कहा कि सांसद और विधायक के खिलाफ जो मामले हैं उन पर स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। इन्होंने जमा नहीं की। कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि हलफनामा मांगा गया है और उसकी जगह सूची दी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई और ईडी मुकदमों की सुनवाई में देरी कर रही हैं। 15-20 साल से मुकदमे लंबित हैं। ईडी केवल संपत्ति जब्त कर रही है, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर रही, मामलों को लटकाकर रखती है। पुलिस से लेकर सीबीआई और ईडी सबकी हालत आपके सामने है। जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी के छापे शुरू हो जाते हैं।
तुरंत ही गोदी मीडिया लगाकर फैसला सुना दिया जाता है। कब तक पुलिस और जांच एजेंसियां इस तरह से बेकसूर लोगों को तबाह करती रहेंगी? इंडियन एक्सप्रेस की गुजरात से आई यह खबर तो शायद ही टीवी स्टूडियो तक कभी पहुंचे। नवसारी के चीखली में सुनील पवार और रवि यादव को गाड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों ने आत्महत्या कर ली ऐसा बताया गया, जबकि दोनों उस वक्त पुलिस की हिरासत में थे। पुलिस हिरासत में कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है? डांग में इसे लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, मामला आया गया रह गया, सब भूल गए। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़े 90 से अधिक मामलों को खारिज किया है। एनएसए के जरिए खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन डेटा देखेंगे तो इसके निशाने पर वे लोग भी हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का यह भाषण अंग्रेजी में है, लेकिन इस तकलीफ को भुगतने वाले लोग हिंदी के ही हैं, तो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। On the other hand, NSA is being added to this. So you have Manipur, so you have Uttar Pradesh, where the Allahabad High Court struck down some 90 orders under NSA. So it's not only these two, but we are going to have NSA also now pretty active to quell dissent and stop people from talking about these kind of things. UP, 119 people have been killed in fake encounters. You know that Thokdo policy. 119 people. Now all of them were trying to run away. All of them were trying to snatch guns from the police. All of them were deadly criminals. How is that? Has any inquiry been conducted? Or just because the police shoots them, they say, they're dreaded criminals, this, that, and the other, as a part of that Thokdo policy. सबको सच्चाई पता है, चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं, लेकिन पुलिस सिस्टम के भीतर बैठे कई अफसर लोकतंत्र को खोखला किए जा रहे हैं। अपने घर परिवार समाज में प्रतिष्ठित हैं, किसी को पता नहीं कि दिन भर क्या करके शाम को लौटे हैं। जस्टिस लोकुर का कहना है कि इन अफसरों के खिलाफ